हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एल्वर्स। जैसे कि आपको पता है कि हमारा एटॉमिक चैप्टर कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ कोसेल लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स, ionic bonding, formation of ionic bonds, factors affecting the formation of ionic bonds, calculation of lattice enthalpy and covalent bonding। हाँ जी, लेट अस स्टार्ट द टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखो इसमें क्या होगा, पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड होता क्या है। देखो जब दो एटम्स, यहाँ पे देखो सपोज हमारे पास दो एटम्स हैं, ठीक है, उनमें क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स उनमें लग रही है। ओके, जो अट्रैक्टिव फोर्स उनमें लग रही है उसे टू एटम्स के बीच में अगर उनकी टेंडेंसी है दोनों की अट्रैक्ट करने की, ओके, कंबाइन करने की, तो जब वो कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, तो उनकी बॉन्डिंग होगी, तब वो बॉन्ड बनाएंगे, उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। देखो द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स टू कंबाइन विद वन अनदर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वैलेंसी और वैलेंस ऑफ द एलिमेंट। दोनों एटम्स कैसे कंबाइन करेंगे ये उनकी जो है वैलेंसी पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है कि जो डब्ल्यू कॉसेल एंड जी एन लेविस थे, उन्होंने एक कंट्रीब्यूशन की है केमिकल बॉन्डिंग में ही, ठीक है ना। थ्योरी दी थी उन्होंने, दैट इज़ थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, जो काफ़ी ज़्यादा जो है सक्सेसफुल भी रही थी, ठीक है। उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस्ड पे थी, ठीक है। सो इसके अंदर ही हम पढ़ेंगे दैट इज़ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या हैं, देखो नोबल गैसेस की जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो स्टेबल होती है, ठीक है ना। दैट्स वाई वो क्या होंगे, वो किसी के साथ भी किसी के एलिमेंट के साथ भी वो कंबाइन नहीं करेंगे। ओके, देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। एग्जिस्ट एज मोनोएटॉमिक गैशियस एटम्स। अगर उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी ज़ीरो है तो मीन्स उनकी वैलेंसी जो होती है वो ज़ीरो होती है। मीन्स जो कंबाइनिंग पावर है, जब टू एटम्स कंबाइन करेंगे वो वैलेंसी पे ही डिपेंड करेगा। एग्जिस्ट एज मोनोएटॉमिक गैशियस एटम्स, तो जो नोबल गैसेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ भी जो है रिएक्ट नहीं करते। जैसे हम कहें कि हीलियम हीलियम के साथ रिएक्ट करेगा, नियॉन नियॉन के साथ, ठीक है ना, वो भी केस नहीं होता, और ये मोनोएटॉमिक ही रहते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू द एटम्स कंबाइन टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स टू एक्वायर अ स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी। मॉडर्न व्यू क्या है, दैट इज़ द एटम कंबाइन टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, कि जब दोनों एटम्स इनको छोड़ के, ठीक है ना, नोबल गैसेस को आप लीव करो, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन होते हैं, ठीक है ना। जब वो कंबाइन होते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज़ केमिकल बॉन्ड। और जब वो केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों है, रीज़न क्या होता है कि उनको केमिकल बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन करनी होती है, दैट इज़ द स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी। इस यूनिवर्स में कोई भी थिंग लगा लो आप, ठीक है ना, ईच एंड एवरी थिंग चाहती है कि वो स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी में रहे, ठीक है। सो मिनिमम एनर्जी कॉरस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अगर किसी चीज़ के पास मिनिमम एनर्जी होगी तभी वो स्टेबल होगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी उसके पास तभी ही आएगी। ओके, सो जैसे आप देख सकते हो कि जो वाटर होता है वो फॉल्स फ्लोज डाउन अ हिल, हॉट बॉडी रेडिएट एनर्जी, ठीक है। ये सब कुछ जो है एग्जांपल्स हैं जहाँ पे एनर्जी, अपनी एनर्जी को वाटर मिनिमम कर रहा है तभी वो स्टेबल है, ठीक है। हॉट बॉडी जो होती है अपने बीच में से एनर्जी को रिलीज़ करती है, ठीक है ना, सो दैट उसके पास मिनिमम एनर्जी हो जाए एंड वो स्टेबल हो जाए। ओके, नेक्स्ट है कि हैंस द एटम्स कंबाइन विद ईच अदर ओनली इफ द प्रोसेस लीड्स टू लोअरिंग ऑफ एनर्जी। बस आप लोअरिंग ऑफ एनर्जी को ध्यान में रखना, तभी वो कंबाइन कर सकते हैं, कंबाइन इसीलिए करते हैं वो। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लेविस, एटम जो होगा, लुइस ने कहा कि जो एटम है ना वो दो पार्ट्स में होता है। एक तो होता है एटम में कर्नल, दूसरा होता है नेगेटिवली चार्जड इलेक्ट्रॉन्स, ओके, इन द आउटरमोस्ट शेल। लुइस ने कहा कि जो एटम है, एटम में एक तो कर्नल होगा। कर्नल का मीनिंग था कि एटम में एटम में कर्नल होगा, कर्नल में क्या इंक्लूड होगा, न्यूक्लियस एंड इनर इलेक्ट्रॉन्स,
देखो जब भी बॉन्डिंग होती है केमिकल बॉन्डिंग, उसमें क्या होता है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, बट न्यूक्लियस एंड इनर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसलिए उनको हमने कर्नल में रख दिया। सो नेगेटिवली चार्जड होंगे जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ये अकॉर्डिंग टू लुईस था। नेक्स्ट देखो, नेगेटिवली चार्जड में देखो आप, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स भी इसे हम कह सकते हैं। नोटेशंस विच रिप्रेजेंट दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड लुईस सिंबल्स। तो एक एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना, लुईस ने कुछ नोटेशंस दी थी हमें जो कि लुईस सिंबल्स कहलाती हैं। ओके, और हम इसे लुईस सिंबल्स भी कह सकते हैं और इसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ये लुईस ने एग्जाम्पल के तौर पे हमें ये बताया था कि जैसे हमारे पास लिथियम है, ठीक है, लिथियम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये लिथियम के ऊपर जो एक डॉट है, इट मीन कि ये लिथियम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम में आउटर मोस्ट में 2 होते हैं, ठीक है, जो सिंबल है, सिंबल में ही न्यूक्लियस आ गया और सिंबल में ही इनर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बट जो आउटर मोस्ट डॉट दिखाए गए हैं वे ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसे करके आप सभी एग्जाम्पल्स को देख सकते हो। वैसे भी ये हमने लोअर क्लासेस में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, जो ऊपर है दैट इज नियॉन, एक्चुअली एन लिखा हुआ है, आप नियॉन कर लेना वहाँ पे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है दैट इज लुईस डॉट सिंबल्स ऑफ फॉस्फोरस एंड P3 नेगेटिव इज। आपने लुईस डॉट सिंबल को खुद से बनाना है फॉस्फोरस के लिए। हमें पता है कि जो फॉस्फोरस है उसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जब फॉस्फोरस में 3 गेन करेगा तो उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। सो आप देख सकते हो कि 8 इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट है कि W. कॉसेल एंड G. N. लुईस डेवलप्ड एन इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन एटम्स नोन एज। इन दोनों ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कहते हैं ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस atoms achieve the stable octet when they are linked by केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, जब मीन्स केमिकल बॉन्ड तभी बनता है, केमिकल बॉन्ड क्यों बनाया जाता है, क्योंकि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को स्टेबल करना चाहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल तब होगी जब वो कौन सा रूल फॉलो करेंगे, दैट इज़ ऑक्टेट रूल। मीन्स उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं होने चाहिए स्टेबल होने के लिए। सो एटम्स जो हैं, एटम्स इन्होंने कहा था कि जो एटम्स कंबाइन होंगे, एटम जो हैं कंबाइन 2 तरीके से हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर दे। ठीक है, एक एटम है उसने ट्रांसफ़र कर दिया अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को। ठीक है, सो ऐसे भी एटम कंबाइन हो सकते हैं। दूसरा था कि शेयरिंग के साथ भी जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, कंबाइन। इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो रहे हैं 2 एटम्स के तो वहाँ पे भी एटम्स कंबाइन होंगे। ठीक है ना, बट डिफरेंस क्या रहेगा, केमिकल बॉन्ड दोनों में अलग अलग बनेगा तो सही दोनों में केमिकल बॉन्ड। एक में जो केमिकल बॉन्ड बनेगा उसे हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे और जो शेयरिंग के साथ बॉन्ड बनेगा उसे हम वैलेंस बॉन्ड कहेंगे। ओके, सॉरी, कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मेन टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, एक तो होता है आयनिक बॉन्ड एंड दूसरा होता है कोवलेंट बॉन्ड। ओके, सो आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, उस टाइम। एंड कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब एक एटम ने दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन क्या किया है, शेयर किया है, तब बनेगा। सो आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। आयनिक बॉन्ड आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो एक मेटल है एक नॉन मेटल है। मीन्स ये मोस्टली जो आयनिक बॉन्ड होता है ये मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में ही बनता है। ओके, मेटल ने इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र किया नॉन मेटल को, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है, ठीक है ना, लॉस करने की, और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है गेन करने की। और जब ये दोनों ट्रांसफरेंस होगा इनके बीच में तो इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सो जो बॉन्ड बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड।
Ionic bond is formed between the atoms by the transference of one or more valence electrons of one atom to the other atom. आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, जो सोडियम है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, वो दे रहा है क्लोरीन को, ठीक है ना। तो दोनों में जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कौन सा बॉन्ड कहेंगे, आयनिक बॉन्ड। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब हम नेक्स्ट खुद से मीन्स कर सकते हो, जैसे इन्होंने कहा है कि लुईस स्ट्रक्चर बनाइए। एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको दे रखा है कि बेरियम और सीएल, बेरियम और सीएल को ही यूज़ करके आपने लुईस स्ट्रक्चर को तैयार करना है। तो कैसे करोगे, देखो बेरियम के जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 होते हैं, एंड जो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 7 होते हैं। लेकिन होगा क्या, अगर बेरियम के पास 2 है, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो हमें क्लोरीन के भी 2 ही एटम्स लेने होंगे, ठीक है। सो दैट एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन लेगा। जब जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो आप देख सकते हो क्या रिजल्ट आएगा, दैट इज़ बेरियम 2 पॉजिटिव एंड 2 Cl नेगेटिव। इसका कंपाउंड क्या बनेगा, मीन्स लुईस स्ट्रक्चर तो हमने तैयार कर ली, लेकिन इसे हम सेट करके कैसे लिखेंगे, दैट इज़ बेरियम Cl2। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सोडियम कॉमा फॉस्फोरस। अब हमें पता है कि सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, फॉस्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, बट अगर फॉस्फोरस ने ऑक्टेट पूरा करना है तो उसको कितने की नीड है, 3 की। तो 3 सोडियम्स हमें रिक्वायरमेंट में होंगे, ठीक है। सो अब 3 सोडियम्स लगाओ और एक एक इलेक्ट्रॉन सभी जो हैं ट्रांसफ़र करेंगे फॉस्फोरस को, एंड वहाँ पे जो कंपाउंड बन जाएगा दैट इज़ Na3P, ओके, सोडियम फॉस्फाइड। नेक्स्ट है कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, अब हम देख लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू लुईस लैंगमुइर थ्योरी, एटम्स कैन कंबाइन। जब शेयरिंग होती है, ठीक है ना, दोनों एटम्स जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके रखते हैं एक ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, ठीक है ना। तो जो उनमें बॉन्ड बनता है दैट इज़ कोवलेंट बॉन्ड, उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो एक हाइड्रोजन है, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन है, इनका जो ऑक्टेट पूरा होगा दैट इज़ 2 का पूरा होगा ना। सो दोनों जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, ठीक है। सो H2 में ये एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि सिंगल एटम जो है वो क्योंकि नोबल गैसेस जो है उनके जो एटम्स होंगे वो सिंगली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट जो अदर एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स होंगे वो मॉलिक्यूल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्ट नहीं करते। सो आप देख सकते हो H जो होता है H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट देखो लुईस स्ट्रक्चर्स विद कोवलेंट बॉन्ड्स। अब आपने लुईस स्ट्रक्चर्स बनानी है, आयनिक बॉन्ड वाली तो हमने बना ली थी, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड में भी देख लेते हैं कि लुईस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कैसे बनेगी। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर हमारे पास 2 एटम्स हैं, ठीक है, 2 एटम्स आर देयर, अगर वो 1 पेयर को ही 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रहे हैं तो जो बॉन्ड होगा उनमें दैट इज़ वो आप ऐसे 1 डैश के साथ रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, एक लाइन के साथ। अगर 2 एटम्स हैं तो वो कैसे शेयर होगा, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं तो 2 लाइन्स के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास 2 एटम्स हैं, अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रहे हैं तो आप 3 लाइन्स के साथ उसको शो करोगे कोवलेंट बॉन्ड को। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, दैट इज़ ऑक्सीजन। हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन जो है दूसरे ऑक्सीजन में देखो 2 पेयर्स जो हैं वो शेयर हो रहे हैं, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो इसीलिए हमने क्या लगा दिया, दैट इज़ 2 जो डैश लाइंस हैं दोनों ओ में वो हमने लगा दी हैं। तो यहाँ पे एक 4 लोन पेयर्स आप जान लीजिए कि लोन पेयर्स क्या होते हैं। देखो जो 2 पेयर्स थे उन्होंने तो अपने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। जो आप सराउंडिंग में 4 इधर देख रहे हो इलेक्ट्रॉन्स 4 उधर, ठीक है ना, एक पेयर को हम 1 लोन पेयर कहते हैं। तो यहाँ पे कितने पेयर्स दिखाई दे रहे हैं हमें, 1 2 3 4। सो 4 लोन पेयर्स आर देयर, ओके। सो नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में भी आप देख सकते हो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो बॉन्ड बना रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, 3 जो हैं बॉन्ड्स बनेंगे, ओके। इसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। सो ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितने लोन पेयर्स हैं, 2 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट। इथाइलिन का भी सेम ही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग आप कोवलेंट बॉन्ड जो है बना सकते हो। एसिटाइलिन का भी C2H2 मॉलिक्यूल का भी आपने बना के देखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मल चार्ज। देखो फॉर्मल चार्ज क्या होता है।
देखो जैसे सिंपल आयंस होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब पॉली अटोमिक आयंस होते हैं ना, तो जब उन पे चार्ज आता है, पॉली अटोमिक आयन पे चार्ज आता है, तो वो ओवरऑल चार्ज होता है, ठीक है। बट अगर हमने ये फाइंड करना हो कि एक एक एटम पे पॉली अटोमिक किसके साथ बना हुआ है, एटम्स के साथ ही बना हुआ है ना, अगर हम फाइंड करना चाहते हैं कि उनके सिंगल सिंगल एटम पे कितना चार्ज है, उसे हम फॉर्मल चार्ज बोलते हैं, ठीक है। और हम उसे फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल। सो कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखते हैं। In case of polyatomic ions, the net charge is possessed by the ion as a whole and not by the particular atom. But we can assign a formal charge on each atom. Formula देखो बस आप क्या होता है इसका। फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज इक्वल टू वी माइनस एल माइनस हाफ एस। यहाँ पे वी जो होगा उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है ना, जिस एटम का आप फाइंड कर रहे हो, और उस एटम पे एल का मीनिंग है लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, या फिर आप सिंपल इलेक्ट्रॉन्स गिन लो, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड एस क्या है, अगर उस एटम ने किसी के साथ बॉन्डिंग की हुई है तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे हम एस कहेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे उसको। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, ये है हमारे पास ओजोन। ओजोन में ये कुछ आपको स्ट्रक्चर सपोज कर लो, आपको मैंने स्ट्रक्चर दे दी, ठीक है, गिवन है ये स्ट्रक्चर। इसमें 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3, और हमें क्या करना है, इन तीनों पे हमने फॉर्मल चार्ज को फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम चार्जेस फाइंड करेंगे कि किस किस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है। पहले हम फर्स्ट ऑक्सीजन की बात करेंगे। फर्स्ट ऑक्सीजन पे देखिए, ये देखो, ठीक है ना। फर्स्ट ऑक्सीजन पे हमने फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो आप फॉर्मूला लगा दो V माइनस एल माइनस हाफ एस। वी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, एंड लोन पेयर यहाँ पे आपको कितना दिखाई दे रहा है, एक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सो 2 आ जाएगा। एस पे कितना आएगा, एस मतलब इसके सराउंडिंग आप बॉन्डिंग देखो कितने हैं, बॉन्ड कितने हैं, 3 बॉन्ड्स आर देयर, सो 3 बॉन्ड्स हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 3 बॉन्ड्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो एंड आपका जो चार्ज है दैट इज़ +1 आ जाएगा। एंड अगर आपने फॉर्मल चार्ज निकालना है सेकेंड ऑक्सीजन पे, तो वो भी सेम ही हो जाएगा, ठीक है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर 2 है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एस कितना आ जाएगा, 2 बॉन्ड्स हैं तो 4 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑक्सीजन पे आप फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो, V माइनस एल माइनस हाफ एस, 6 माइनस हाफ 2 -1, ठीक है। तो इस वे से आपको पता चलना चाहिए कि फर्स्ट पे देखो 1+1 मीन्स ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। एंड जो सेकंड ऑक्सीजन है उसके पास जो है उस फॉर्मल चार्ज कुछ भी नहीं है। एंड जो थर्ड ऑक्सीजन है उसके पास -1 है, मीन्स उसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लिया हुआ है। ओके, सो ऐसे हम फॉर्मल चार्जेस को फाइंड कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास सो लुईस स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी ओजोन मॉलिक्यूल की। हमने कोवलेंट बॉन्डिंग में पढ़ रहे हैं ना, तो कैसे लुईस स्ट्रक्चर बन जाएगी। हमने चार्जेस फाइंड कर लिए, फॉर्मल चार्ज हमने फाइंड कर लिया, सो ये उसकी जो है मेन एग्जांपल है। ओके, मीन्स उसकी स्ट्रक्चर आ जाएगी। नेक्स्ट आपका होमवर्क है, आपने फॉस्गीन जो है COCl2 इसका स्ट्रक्चर, इसकी लुईस स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल चार्ज निकाल के ईच एंड एवरी एटम का आपने शेयर करना है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में हो तो आप वहाँ पे अपनी पिक्चर जो है इसकी होमवर्क की आप क्लिक करके वहाँ पे भी शेयर कर सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी कोवलेंट कंपाउंड्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, नॉट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। सेकंड है कि इनमें जो फोर्सेस होती हैं वो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। नेक्स्ट है कि ये लिक्विड्स और गैसेस की फॉर्म में ही मिलते हैं, बट फ्यू होते हैं जो सॉलिड स्टेट में होंगे, जैसे कि यूरिया एंड शुगर। ओके, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो होता है, क्योंकि इनमें जो फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं। ओके, बाकी ये वाटर में इनसॉल्युबल होंगे एंड सॉल्युबल होंगे, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में लाइक बेंजीन वगैरह में ये सॉल्युबल होंगे। और ये इलेक्ट्रिसिटी के पोर कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि बिकॉज ये आयंस ही नहीं फॉर्म करते। ओके, जो आयंस फॉर्म करेगा वही इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा। नेक्स्ट है कि ये डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है, डायरेक्शनल होते हैं ये,
नेक्स्ट आ जाता है, हमने आयनिक बॉन्ड भी स्टडी कर लिया, ठीक है, हमने कोवलेंट बॉन्ड भी स्टडी कर लिया। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा? इसे हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, सेमीपोलर बॉन्ड भी कहते हैं, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी कहा जाता है, एंड को आयनिक बॉन्ड भी इसे हम कहते हैं। इतने सारे नेम्स हैं इसके, ओके, सभी जो है आप नेम लर्न कर लेना। सबसे मेन है कि ये होता क्या है, इस बॉन्ड को हम कैसे मीन्स डिफाइन कैसे करेंगे। देखो वेरी सिंपल, आप ये एग्जांपल देख रहे हो ना, देखो जब एक ही एटम, ठीक है ना, एक ही एटम जो होगा वो शेयर करेगा दूसरे को, ठीक है। पहले क्या होता था, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन एंड दूसरा एटम अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, शेयर करते थे। मीन्स अब क्या होगा, इसमें एक ही एटम इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को दे रहा है, तो वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता, वहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ओके, शेयरिंग हो रही है, मीन्स कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पर्किन ने कहा था ये कि पर्किन सजेस्टेड अनदर कोवलेंट बॉन्ड इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन, जिसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे इन द शेयर्ड पेयर कम फ्रॉम वन एटम, मतलब जो शेयरिंग होगी, शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो एक ही एटम देगा, दूसरा नहीं देगा। जो देने वाला है इलेक्ट्रॉन उसे हम डोनर कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है उससे उसे हम एक्सेप्टर कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये आप देख रहे हो ना, नाइट्रोजन के सराउंडिंग में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सो एक हाइड्रोजन का है, ओके, डोंट कंफ्यूज। नाइट्रोजन के साइड पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो फ्री है, तो उसने क्या किया, H पॉजिटिव को ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है दे दिया, कंप्लीटली नहीं दिया, मीन्स उसको उसको शेयर किया उसके साथ। तो जब ये शेयर किया है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी एज अ रिजल्ट, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट आप ओजोन में भी देख सकते हो, ओजोन कैसे बनेगा, दैट इज ये ओजोन है, ओके, 3 ओजोन है। ये जो एरो दिखाया है, दिस एरो का मीन्स है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ओके। फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन जो है वो एक अपना लोन पेयर जो है किसके साथ शेयर कर रहा है, थर्ड के साथ, तो मीन्स ये भी कौन सा बॉन्ड हो गया, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट है अमोनिया एंड बोरोन, भी आप देख सकते हो, अमोनिया एंड बोरोन। अमोनिया जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है, तो वो बोरोन के साथ शेयर कर रहा है, तो आप देख सकते हो एज अ रिजल्ट में एरो को, तो वो है हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनिक बॉन्ड को इफेक्ट करते हैं, दैट इज सबसे पहला है आयनाइजेशन एनर्जी। देखो आयनाइजेशन एनर्जी देखो पहले क्या होती है। सपोज हम आपके पास कोई एटम है, ठीक है, आप चाहते हो कि उसके लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालना चाहते हो, ठीक है, लॉस करवाना चाहते हो, तो आप जितनी एनर्जी उसको लॉस करवाने में दे रहे हो, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आयनाइजेशन एनर्जी हमें अगर हम कम दे रहे हैं उसको आयनाइजेशन एनर्जी, वो ईजिली लॉस हो रहा है, ठीक है ना, लेसर द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम द ग्रेटर इज द ईज ऑफ लॉसिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मीन्स अगर आप लेसर दे रहे हो तो मीन्स ईजिली वो लॉस हो रहा है, इसका मीनिंग तो यही है ना। तो मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज, जो मेटल्स होते हैं उनको तो मोस्टली आप कौन कौन से मेटल्स की बात कर सकते हो, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनको तो आपने आयनाइजेशन एनर्जी कम ही देनी होती है, वो ईजिली जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, और ईजिली वो क्या बना लेते हैं, देखो यहाँ पे कोई मेटल है, मेटल क्या बन गया, वो मेटल पॉजिटिव, ठीक है ना, मीन्स क्या बन जाएगा, कैटायन आफ्टर लॉसिंग वन इलेक्ट्रॉन। एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स विच हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी जनरली फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो जो मेटल्स होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है आप किसी एटम को एनायन बनाना चाहते हो, ठीक है ना। एनायन बनाने के लिए आपको एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैशियस एटम, ओके। किसी एटम में अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, वहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ऊपर वाले में आपने उसमें अब्जॉर्ब होगा, यहाँ पे रिलीज होता है, ठीक है। सो कितनी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
देख सकते हो कोई मेटल है, उसको आप एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो और वो क्या फॉर्म कर रहा है, दैट इज एक्स नेगेटिव। एलिमेंट्स विच हैव हाई गेन एंथैल्पी वैल्यूज फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, इसमें उल्ट होता है, ठीक है। ऊपर में क्या था, लेस, ठीक है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। यहाँ पे गेन एंथैल्पी अगर ज़्यादा होगी, हाई होगी, तो वो आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। जैसे कि हेलोजन्स हैं, ऑक्सीजन जो ग्रुप है, ऑक्सीजन वाला ग्रुप लगा लो आप, ठीक है। ये दोनों ग्रुप्स जो होंगे आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, क्योंकि जो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो काफ़ी हाई होती है। ये ईजिली, हाई का मतलब है ये ईजिली इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है हाई लैटिस एंथैल्पीज। थर्ड फैक्टर जो इफेक्ट करता है आयनिक कंपाउंड्स को, वो है हाई लैटिस एंथैल्पीज। अब लैटिस एंथैल्पीज क्या होता है, देखो जब कैटायन आपके पास फॉर्म हो गया, एनायन भी आपके पास फॉर्म हो गया, ठीक है, आपने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है ना। जब ये दोनों, इतने आयंस आपने कैटायन के लेने हैं, इतने एनायंस लेने हैं आपने, सो दैट जब जो कंबाइन हो तो जो आयनिक कंपाउंड बनेगा वो 1 मोल होना चाहिए, ठीक है। उसमें से जब ये दोनों, देखो इनमें कैटायन एंड एनायन है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये बहुत ज़्यादा इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से इनमें से जो एनर्जी या एंथैल्पी बाहर आएगी उसे हम लैटिस एंथैल्पी कहते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं यू के साथ, ठीक है। सो जब भी कैटायन एनायन ऐड होंगे तब वो आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, उनमें से जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज लैटिस एंथैल्पी, जिनको हम यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी आपको इसका मीनिंग बता दिया है। जितनी ज़्यादा जो है हायर होगी लैटिस एंथैल्पी, ग्रेटर विल बी द ईज ऑफ फॉर्मेशन द आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना। हायर लैटिस एंथैल्पी रिलीज हो रही है तो दैट मीन इतना ही इजी जो आयनिक कंपाउंड है उसकी फॉर्मेशन जो है उतनी ही जल्दी होगी, उतनी ही इजी होगी, ठीक है। सो ये तीनों हमने अभी डिस्कस किए हैं। आयनाइजेशन प्रोसेस मीन आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हमने पढ़ा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में हमने पढ़ा, लैटिस एंथैल्पी के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। आयनाइजेशन में क्या होता है, देखो आयनाइजेशन में एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि ये एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोसेस जो है ये एक्सोथर्मिक भी होता है एज वेल एज इसे हम एंडोथर्मिक भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लैटिस एंथैल्पी जो होगा वो एक्सोथर्मिक ही होगा, क्योंकि इस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ओके, सो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, अगर आप चाहते हो कि आयनिक कंपाउंड बने तो ये लो होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो हाईली नेगेटिव होनी चाहिए, और जो लैटिस एंथैल्पी है वो भी हाई होनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाए। लैटिस एंथैल्पी जो है इसको हम डेल्टा एच के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेल्टा एच माइनस यू भी हो सकता है, डेल्टा एच प्लस यू भी हो सकता है। कैसे, देखो अभी मैंने आपको बताया कि जब कैटायन और एनायन दोनों रिएक्ट होंगे तो आयनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। उसमें से एनर्जी रिलीज होगी, जब एनर्जी रिलीज हो रही है ना उसे हम नेगेटिव में कहेंगे, ठीक है ना, नेगेटिव लैटिस एंथैल्पी कहेंगे। जब आप कोई कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड ब्रेक हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव में, कैटायन और एनायन में, तो वहाँ पे एनर्जी क्या होगी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली सेपरेट, वहाँ पे एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है ना, रिलीज नहीं होएगी, रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की। सो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो डेल्टा है, डेल्टा यू है, जब आप कह सकते हो डेल्टा एच है, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। जब एनर्जी रिलीज होगी तब नेगेटिव, जब एनर्जी आपको दे रहे हो तो तब पॉजिटिव होगा। हायर द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी, ठीक है ना। अगर किसी कंपाउंड की लैटिस एंथैल्पी हायर है उतना ही वो स्टेबल होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एंथैल्पी गिव्स एन आइडिया अबाउट द इंटर आयनिक फोर्सेस। देखो लैटिस एंथैल्पी पे डिपेंड करता है कि इंटर आयनिक फोर्सेस कैसी है। देखो मैं एग्जांपल के साथ क्लियर करती हूँ, पहले हम साइज़ को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आयंस का साइज़, जैसे एनायन कैटायन का साइज़ बहुत छोटा है तो वहाँ पे जो न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा उनका दोनों का वो भी कम होगा। अगर वो कम होगा तो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा हाई होगी। साइज़ छोटा होता है ना तो उतनी अट्रैक्शन जो होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर आयनिक अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उसमें लैटिस एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा रिलीज होगी, मीन इतनी ही ज़्यादा लार्ज होगी। सो आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल NaCl और KCl है,
ठीक है ना। जो लैटिस एंथैल्पी है वो NaCl के केस में ज़्यादा रिलीज़ होती है। क्यों? क्योंकि जो आयनिक रेडियस होता है Na पॉजिटिव का 95 होता है और KCl का होता है 133। ठीक है। नेक्स्ट है चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज होगा किसी भी आयन पे उतनी ही अट्रैक्टिव फोर्स उन आयन्स में लगेगी। लैटिस एंथैल्पी विल बी हाई। ओके। नेक्स्ट है आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ये भी आपके सिलेबस में मेंशन है कि कैसे आप लैटिस एंथैल्पी को कैलकुलेट कर सकते हो। लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट होती है विद द बॉर्न हैमर साइकिल। ठीक है। एक एग्जाम्पल के साथ हम इसे क्लियर करते हैं। जैसे मेरे पास कोई एग्जाम्पल है, दैट इज़ सोडियम मेरे पास सॉलिड है प्लस हाफ क्लोरीन मेरे पास गैशियस फॉर्म में है एंड डेल्टा FH0 NaCl। ये आपको भी समझ आ जाएगा ये क्या प्रोसेस है। मैंने इसका बॉर्न हैबर साइकिल बनाना है, तो कैसे बनेगा ये देखो। ये कुछ बॉर्न हैबर साइकिल है। ओके। सोडियम जो है वो सॉलिड में है, मैं उसे चाहती हूँ कि वो गैशियस में कन्वर्ट हो जाए, तो मुझे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्रोवाइड करना होगा जिसे हम S पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है। अब सोडियम गैशियस फॉर्म में है, मैं चाहती हूँ कि वो कैटायन बन जाए। जब हम कैटायन बनाते हैं, अभी हमने स्टडी किया कि हमें कौन सी एनर्जी देनी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज़ पॉजिटिव। नेक्स्ट क्लोरीन भी तो गैशियस में है ना, हाफ, तो आप क्या करोगे, हाफ ही उसे डिसोसिएशन एनर्जी दोगे, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन दोगे D/2, बट पॉजिटिव होगी, हम दे रहे हैं उसे, गैशियस में कन्वर्ट हो गया। अब आप गैशियस को उसको एनायन में बनाना चाहते हो तो आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देनी होगी। ठीक है ना। ये हो गया। 4 एंथैल्पीज हमने अभी देखा। सोडियम से सोडियम पॉजिटिव बन गया, क्लोरीन से क्लोरीन नेगेटिव बन गया। जब ये दोनों ऐड होंगे, ऐड होने के बाद क्या होगा, डायरेक्टली NaCl की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। NaCl बनेगा। अब NaCl जो होगा, जो जब दोनों ये रिएक्ट होंगे Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, हमने पढ़ा था ना अभी कि दोनों को ऐड करने के लिए लैटिस एंथैल्पी हमें देनी होती है। तो लैटिस एंथैल्पी क्या होगी, दैट इज़ U0 नेगेटिव। ओके। लैटिस एंथैल्पी के बाद कंपाउंड कौन सा बना, दैट इज़ NaCl। ठीक है। NaCl बन गया। ये सारी एनर्जीज जो है, एंथैल्पीज जो है, इनको आप जब ऐड करोगे तो ये बनेगी डेल्टा FH0, मीन्स जिसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये आप देख सकते हो, ये क्लोरीन जो था गैशियस, जब आपने उसे D दिया, मतलब डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो वो Cl में कन्वर्ट हो गया 2Cl में, बट हमें 1Cl चाहिए था, तो हमने सभी को हाफ के साथ डिवाइड कर दिया, तो सिंगली 1 आ गया। बाय हैज़ेस लॉ क्या कहते हैं कि ये लॉ क्या कहता है, देखो, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है डेल्टा FH0 वो किसके इक्वल होगा, जो हमने सभी एंथैल्पीज दी हैं उनके सम के। ये आप देख सकते हो। ठीक है। यहाँ से आप निकाल लो लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा FH0 माइनस S। ये इसका एक्सप्रेशन आ गया। अगर आपको सभी एनर्जीज पता है तो आप U0 जो है वो फाइंड कर सकते हो। लैटिस एंथैल्पी कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज़। नोट क्या है, इनके साइंस जो है आपको पूरे ध्यान में रखने हैं कि एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है या एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है। पॉजिटिव साइन आएगा जब एंथैल्पी अब्जॉर्ब होगी, नेगेटिव साइन आएगा जब एंथैल्पी रिलीज होगी। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देख लेते हैं हम। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ, दैट इज लैटिस एंथैल्पी हमने फाइंड करना है। देखो इसमें लिखा है कि लैटिस एंथैल्पी फाइंड करनी है आपने। आपको सभी एंथैल्पीज दे रखी हैं, सब्लिमेशन दी हुई है, डिसोसिएशन भी दी हुई है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी। बट ये क्वेश्चन तभी होगा अगर आप बॉर्न हैबर साइकिल बनाओगे। ये बॉर्न हैबर साइकिल है, मैग्नीशियम को आपने मैग्नीशियम गैशियस में कन्वर्ट किया सब्लिमेशन एनर्जी देकर, मैग्नीशियम को उसके कैटायन में कन्वर्ट किया आयनाइजेशन एंथैल्पी देकर। ओके। उसके बाद है फ्लोरीन। फ्लोरीन को आपने F2 है यहाँ पे, डिसोसिएशन ही दिया, दैट इज 2F में कन्वर्ट हो गया गैशियस में, और गैशियस को आपने उसको एनायन बनाना चाहा तो आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया। ठीक है। लास्ट में दोनों एनायन और कैटायन बने, उन दोनों को आपने ऐड किया, तो आपको कौन सी एनर्जी देनी होगी, दैट इज लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी देने के बाद आपके पास कंपाउंड बन गया। ठीक है। और सभी एनर्जीज को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन जो ऊपर लिख रखा है ना अपने डेल्टा FH0, एक्चुअली उसमें सभी आ जाती हैं। ठीक है। आप देख सकते हो बॉर्न हैबर साइकिल के अकॉर्डिंग ये सभी एनर्जीज ऐड हो गई और आपको इनकी सभी एनर्जीज की वैल्यूज गिवन है इन द क्वेश्चन। ठीक है। आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे पुट करनी है वैल्यूज एंड इसको सॉल्व करना है। ओके जी।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पार्ट 1। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने नियर डियर्स के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू अलॉट।